पिछले एक हफ्ते के अंदर में जो हमारा इंडेक्स है ना वो लगभग 1% से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है अचानक से। और मैं स्पेशली बात करूं अगर 19 तारीख को, तो 19 तारीख को सबसे ज्यादा नीचे मार्केट गिरा है। और अगर मैं बात करूं सेक्टोरल इंडेक्स की, मतलब कि आईटी की, पीएसयू बैंक की, तो ये सबसे ज्यादा नीचे गिरे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर में 5 से लेकर 6% तक आईटी और पीएसयू नीचे गिर चुका है। अगर मैं बात करूं स्पेशली केवल 19 तारीख को, तो 19 तारीख को आईटी सेक्टर लगभग 3% नीचे गिरा था और पीएसयू बैंक गिरे थे लगभग 2% नीचे। और अगर मैं बात करूं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो पिछले एक महीने के अंदर में लगभग 10% तक नीचे गिर चुका है। एंड मिड कैप का भी वही हाल है। अगर मिड कैप 150 की बात किया जाए तो ये भी लगभग 6.5% तक नीचे गिर चुका है पिछले एक महीने के अंदर में। अब ये सारी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट सच में क्रैश तो नहीं हो जाएगा मार्च के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से प्रेडिक्शन करके बैठे हुए थे कि मार्च के अंदर मार्केट क्रैश होगा ही होगा। वो मैं ग्लोबल की बात करूं या इंडियन मार्केट की बात करूं। अब देखिए जो आज के टाइम पे ना पैनिक सिचुएशन चल रहा है मार्केट के अंदर, किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये मार्केट किधर जा रहा है। कभी क्या होता है कि 1% बहुत ही ऊपर चला जाएगा, कभी क्या होगा कि 2-3 दिन मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। अब ये 200-300 पॉइंट कभी ऊपर जा रहा है, 200-300 पॉइंट कभी नीचे आ रहा है। अब इसके वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और आज के टाइम पे केवल सेलिंग चल रही है स्टॉक मार्केट के अंदर। जिसको देखो वो केवल सेल किए जा रहा है। वो मैं बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करूं या छोटे इन्वेस्टर्स की बात करूं, वो मैं एफआईआई की बात करूं या डीआईआई की बात करूं, जिसको देखो वो सेल कर रहा है मार्केट के अंदर। तो ये आखिर में हो क्यों रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और पिछले हफ्ते में इतना मार्केट क्यों गिरा है, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में पिछले हफ्ते में मार्केट क्यों गिरा था और सेबी का क्या कहना है इसके ऊपर, ये भी हम जानेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब 11 मार्च 2024 को सेबी के चेयरमैन यानी कि मधावी पुरी बच ने यह कहा कि स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और इसमें बबल हो गया है। अब ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए कोई भी स्टॉक होता है कंपनी का, मान के चलते एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक्स स्टॉक है जिसका जो एवरेज प्राइस है वो 10 रुपए है, बट वो ट्रेड कर रहा है आज के टाइम पे 20 रुपए पे। यानी कि जो उसका एग्जैक्ट वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, बट वो आज के टाइम पे 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि उसका पी रेशियो जो है ना वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। अब इसके वजह से उसको ओवर वैल्यूड माना जाता है और वो अपने एग्जैक्ट प्राइस से ज्यादा हो चुका है। इसी की वजह से बबल फाउंड होता है मार्केट के अंदर और इससे क्या होता है ना कि मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और सेबी के चेयरमैन ने भी एग्जैक्ट यही कहा कि मार्केट को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है अगर ये और ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए तो। और सेबी ने यह भी कहा कि म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड को कम से कम अपने पूरे एसेट का 65% मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही करना है। अगर वो मिड कैप फंड है तो 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। एंड अगर वो स्मॉल कैप फंड है तो 65% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारे फंड्स ऐसा नहीं कर रहे थे, वो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में, ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में, अगर वो मिड कैप फंड है तो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे थे। अब इसके वजह से ओवर वैल्यूड हो चुका है सारा का सारा फंड और इसी वजह से स्ट्रेस टेस्ट लागू किया गया है पिछले हफ्ते के अंदर में सेबी के द्वारा। और ये स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। अब केवल सेबी के ये कहने से कि स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और इसमें बबल हो गया है, इसके वजह से उस दिन 5% से भी ज्यादा बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे गिर गए थे। और बहुत सारे ऐसे भी स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जो अपना लोअर सर्किट टच कर चुके थे। क्योंकि अगर मैं आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी रेशियो दिखाऊं तो आज के टाइम पे उसका पी रेशियो चल रहा है लगभग 31.5 का, यानी कि 31.5 का पी रेशियो, यानी कि 30 से ज्यादा हो चुका है। बहुत ज्यादा पी रेशियो हो चुका है। इसीलिए सेबी ने कहा कि ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं इसके पीबी रेशियो की, तो पीबी रेशियो भी इसका लगभग 3.96 यानी कि 4 को टच करने वाला है। तो 3 से ज्यादा पीबी रेशियो भी हो चुका है। अब इसका ये भी रीजन है कि ओवर वैल्यूड माना जा रहा है स्मॉल कैप फंड्स को, स्मॉल कैप स्टॉक्स को। एंड वहीं बात करें अगर मिड कैप स्टॉक्स की, तो निफ्टी मिड कैप 150 का जो पी रेशियो है ना आज के टाइम पे वो लगभग 27 का हो चुका है एंड पीबी रेशियो लगभग 4 का हो चुका है। यानी कि 4 का पीबी रेशियो बहुत ज्यादा होता है। अगर 3 से ज्यादा है, 1 से लेकर 3 के बीच में है तो लगभग नॉर्मल माना जाता है। और 3 से ज्यादा पीबी रेशियो है, इसका मतलब बहुत ज्यादा हो चुका है। वो स्टॉक्स जो है ना ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। और अगर पी रेशियो की बात करें तो 18 से लेकर 22 तक एक एवरेज पी रेशियो माना जाता है। अगर इससे ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, मतलब 22 से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, तो वो इंडेक्स ओवर वैल्यूड हो चुका है। अब इसके वजह से बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं ना जिन्होंने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट भी बंद कर दिया है। आपको स्क्रीन के सामने ये सारे के सारे म्यूचुअल फंड अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप लमसम करते हैं तो आप एक ही बार में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए आप एक ही बार में फंड हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इससे क्या होता है ना कि फंड मैनेजर को, फंड हाउस को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना होता है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। अब इसके रीजन से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने अपना लमसम इन्वेस्टमेंट भी बंद कर दिया है। तो ये तो था पहला रीजन जिसकी वजह से मार्केट पिछले हफ्ते में इतना ज्यादा गिरा है। दूसरा रीजन है इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने का, वो है इन्फ्लेशन। अब देखिए फरवरी मंथ में ना
यूएस में बहुत तेजी के साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अभी के टाइम पे भी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ कर रहा है। यूएस स्टॉक मार्केट एनालिस्ट का ये कहना है कि हर महीने जो इन्फ्लेशन है ना यूएस के अंदर वो 0.2% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है एंड हर साल 2.9% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। एंड अगर बात करें यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की तो वो भी 2.6% के हिसाब से ग्रोथ कर चुका है। एंड अगर यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये भी 0.6% के हिसाब से ग्रोथ कर चुका है। अब इसकी वजह से जो यूएस के अंदर इंडेक्स है यानी कि डो जोन्स और S&P 500 ये भी लगभग 1% से ज्यादा गिर चुके हैं पिछले एक महीने के अंदर में। अब इसका भी रीजन है कि जो इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि आखिर में जो यूएस गवर्नमेंट है और इंडियन गवर्नमेंट है ये इन्फ्लेशन कम करने की बजाय बढ़ा ना दे, क्योंकि इंडिया में भी आज के टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब तब स्टॉक मार्केट क्रैश होता ही होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पैसे की वैल्यू कम होगी, जब पैसे की वैल्यू कम होगी तो स्टॉक मार्केट क्रैश होना ही होना है। तीसरा रीजन है आईटी सेक्टर। अब देखिए पिछले हफ्ते में स्पेशली 19 तारीख को आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा एक तूफान आया था जिसका नाम है टीसीएस। अब देखिए टीसीएस के अंदर ना इतनी बड़ी सेलिंग हुई है कि वो 4% गिर गया था केवल 19 तारीख को, मतलब 19 मार्च को 4% से ज्यादा गिर चुका था टीसीएस। अब ये गिरा क्यों था इसको जान लेते हैं। अब देखिए टीसीएस के अंदर ना टाटा सन्स का लगभग 72% का स्टेक है। अब 19 मार्च को टाटा सन्स ने एक सेलिंग की टीसीएस के अंदर, वो था 2 करोड़ शेयर्स का, मतलब 2 करोड़ शेयर्स बेच डाले 19 तारीख को। लगभग 9000 करोड़ के वो शेयर्स थे जिनको एक ही बार में सेल किया गया। अब इसके वजह से आईटी सेक्टर बहुत तेजी के साथ नीचे गिरा, लगभग 2 से 3% एक ही दिन में गिर गया था। एंड अगर आप अभी भी उठा के देखें ना पिछले एक महीने का तो सबसे ज्यादा गिरा है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर की वजह से जो हमारा इंडेक्स है ना वो पूरा का पूरा हिल गया था और 19 तारीख को मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। अब इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन कि आखिर में क्यों टाटा सन्स ने इतने शेयर्स को एक ही बार में बेचा ये अभी तक सामने निकल के नहीं आया है। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था मार्च महीने में जिसको देखो वो सेल किए जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे रीजन की तरफ जिसका नाम है FII सेलिंग। अब देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी दबा के सेलिंग किया है पिछले कुछ महीनों से। अगर मैं बात करूं स्पेशली 19 तारीख को तो 19 तारीख को FII ने लगभग 2051 करोड़ की सेलिंग की है, इंडियन शेयर्स को बेचा है। अब इसके बेचने का केवल एक ही रीजन हो सकता है कि FII को लग रहा है कि कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से सेलिंग चल रहा है। DII भले ही खरीदता है बट FII सेलिंग ही किए जा रहा है बहुत टाइम से और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है, इसीलिए FII इतने तेजी के साथ बेची जा रहा है। लगभग 2000 करोड़ की सेलिंग हुई है 19 तारीख को केवल अकेले दिन में, तो इसका मतलब कोई ना कोई रीजन जरूर है। अब वो रीजन क्या है वो अगले कुछ दिनों के अंदर में खुद पता चल जाएगा हमें। अगला रीजन है जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है बैंक का, मतलब कि 17 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, क्योंकि 17 साल में आज तक कभी नहीं हुआ था कि उसका इंटरेस्ट रेट 1% भी बढ़ा हो। क्योंकि जापान में ना माइनस में इंटरेस्ट रेट चलता है, मतलब कि अगर आप लोन लेंगे बैंक से तो आपको माइनस में इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, मतलब कि आपको एक भी रुपए इंटरेस्ट रेट नहीं पे करने पड़ते थे आज से पहले, मतलब 19 तारीख से पहले। अब क्या हुआ है कि 17 साल में पहली बार जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में कर दिया है, मतलब पहले माइनस में था अब पॉजिटिव में हो चुका है। अब पॉजिटिव में होने से इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा ये जान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि भारत जापान से लोन लेता है बुलेट ट्रेन के लिए, मतलब बुलेट ट्रेन जो आज के टाइम में इंडिया में बन रहा है उसके लिए जो लोन है ना वो जापान से लिया गया है। अब जब जापान से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट आज के टाइम पे बढ़ गया है, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा जापान को, और ये अभी के टाइम पे हुआ है। सोचिए मार्च के अंदर ही ये भी चीजें हुई हैं और इसके बीच में ये भी खबर आ गई कि जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। अब इसके वजह से भारत के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो भी लोन लिया गया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट अब पे करना पड़ेगा जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा। अब इसके वजह से भी स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नजर आई है। एंड जो आखिरी रीजन है उसका नाम है मार्च मंथ। अब देखिए मार्च मंथ एक ऐसा मंथ है ना जिसमें सभी लोग सेलिंग ही करते हैं। आप हर साल का डेटा उठा के देख लीजिए पिछले कुछ सालों का, मार्च मंथ में मार्केट गिरता ही गिरता है। अब ये गिरता क्यों है इसको जान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक्स खरीदे होते हैं पिछले साल के। अब जब पिछले साल के स्टॉक्स खरीदे होते हैं बहुत सारे स्टॉक्स उसमें से लॉस में भी होते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में भी होते हैं। अब बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना कि मार्च महीने में सेलिंग करते हैं, जो भी उनके लॉस मेकिंग स्टॉक्स हैं उसको भी सेल करके बाहर आ जाते हैं, और जो भी थोड़े बहुत प्रॉफिट दे रहे होते हैं उनको भी सेल करके बाहर आ जाते हैं। मतलब कि जब टैक्स भरने की बात आती है तो वहां पे आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, और जब कम प्रॉफिट होता है तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे भारत के इन्वेस्टर अपने स्टॉक्स को बेच के, मतलब लॉस मेकिंग स्टॉक्स को, प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को बेच के बाहर आ जाते हैं कि उनको ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स ना देना पड़े गवर्नमेंट को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पिछले हफ्ते के अंदर में स्टॉक मार्केट क्यों क्रैश हुआ था। मैंने आपको 5-6 रीजन बताए। अगर आपको ये 5-6 रीजन समझ में आ गए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कौन से रीजन है, आपको क्या लगता है किस रीजन से मार्केट क्रैश हुआ है, और आगे चल के क्या सच में मार्केट 10 से लेकर 15% तक गिर सकता है। अगर गिरेगा तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं, मैं तो पर्सनली चाहता हूं कि मार्केट गिरे,
क्योंकि अगर मार्केट गिरेगा तभी जाके लोगों को पता चलेगा कि आखिर में जब क्रैश होता है मार्केट तो कैसा दिखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे पिछले 3-4 साल में जो लोग पैसा इन्वेस्ट करने आए हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, उनको ये बिल्कुल नहीं पता है कि मार्केट क्रैश होता कैसे और मार्केट क्रैश होने के बाद पोर्टफोलियो कहां तक जाता है। और ये एक बेस्ट टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट क्रैश होने के बाद बहुत ज्यादा तेजी के साथ मार्केट ऊपर भी जाता है। तो यही बेस्ट टाइम है पैसा लगाने का मार्केट के अंदर। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका गोल 3-4 साल दूर है, मतलब कि अगर आप लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी चाहते हैं कि पैसा आप लगाएं, तो आप लगा सकते हैं। इस टाइम पे लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड के अंदर में। आगे किसी को कुछ नहीं पता है कितना क्रैश हो सकता है, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है और इलेक्शन की वजह से भी मार्केट बहुत ज्यादा ऐसे बिहेव करता है। जब जब इलेक्शन आता है उससे पहले मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। इलेक्शन के बाद क्या होगा वो तो इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि इलेक्शन के बाद क्या होगा, बट इलेक्शन से पहले ऐसे ही मार्केट बिहेव करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। अब क्रैश होगा कि नहीं होगा ये ना आपको पता है ना मेरे को पता है। अब क्रैश होगा उसका वेट करिए, अगर क्रैश होगा तो अच्छी बात है, आप और ज्यादा पैसे लगा पाएंगे। तो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।